क्या है? डोमेन। अगर रेंज की बात करें हम तो कोसेक की रेंज में क्या आएगा? कोसेक की रेंज में आएगा r माइनस -1 से लेके +1 तक की सभी वैल्यूज को हटा दो। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट से चलो -1 तक, -1 पे क्लोज होगा, इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन होता है, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये किसकी डोमेन हो गई, सॉरी किसकी रेंज हो गई? ये कोसेक की। क्लियर है? रेंज सेक की भी यही रहेगी, लेकिन सेक के में बस डोमेन बदल जाएगी। डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या हो जाएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है? बस इतना फर्क है। तो अब कोसेक की बात कर लें, नोट करोगे क्या? कर लो। ये कोसेक की बात हो गई। जब तक नोट किया करो पॉज करते हैं। टू कोसेक एक्स कोई फंक्शन है तो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई एंड n बिलोंग्स टू z। हमने ये लिखा था अभी, बता। और जो रेंज है वो क्या होगी? r माइनस -1 से 1। लेकिन ये गलत है, इसमें पता है ये क्लोज ब्रैकेट होगा, -1 और 1 शामिल है। क्या है? अच्छा हाँ, शामिल है तभी ओपन है। ओके, यस, शामिल है तो किसमें शामिल है? आर में शामिल है। हाँ ये सही है। उसे वो क्लोज ब्रैकेट हटाओ, वहां पे ओपन लगाओ, क्योंकि -1 और 1 शामिल है, जबकि तुम क्या कर रहे हो? घटा रहे हो ना, ये वाली चीज हटा रहे हो तुम उसमें से। बोलो, तो शामिल किसमें होंगे? वो आर में, आर में होने चाहिए वो। बिल्कुल सही है ये। तो -1 से 1 तक ये शामिल है, नहीं शामिल नहीं है, सॉरी। तो आर माइनस, या फिर बिल्कुल सीधी सी बात ये लिखो तुम क्या लिखोगे? जो दूसरी वाली बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। दूसरी वाली बात हमने लिखी होगी माइनस इनफाइनाइट से -1 पे क्या लगाया हमने? क्लोज इंटरवल, और 1 से इनफाइनाइट। ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है। इसी चीज को, मतलब वही चीज r -1 से 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो तुम देखो, ध्यान दो, -1 और 1 के बीच का कुछ है ही नहीं, इसमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो कौन ले रहा है? साइन। कौन ले रहा है? साइन। और कोसेक साइन का ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा है, तो वही वैल्यू नहीं लेगा जो साइन ले रहा था। ठीक है? ओके। अब कोसेक, सॉरी सेक एक्स की बात कर लो। सेक एक्स में क्या मैंने बताया तुम्हें? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या बताया था? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? z। और रेंज जो होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि साइन और कॉस की रेंज सेम थी, उसी तरह से सेक और कोसेक की रेंज भी सेम रहेगी, राइट? अब अगर हम 10 की बात कर लें तो 10 में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आता डोमेन में। किसमें? डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आता। जो 90 पे 0 होते हैं, कितने पे 0 होते हैं? उनमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सॉरी 90 पे जो इनफाइनाइट होते हैं, कितने होते हैं? 90 पे जो इनफाइनाइट होते हैं उनमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और जो 0 पे इनफाइनाइट होते हैं उनमें इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ध्यान दो इस बात पे। 10 90 पे 0 होता है? नहीं होता है। 10 90 पे अनंत होता है। 10 90 पे कितना होता है? अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। तो 10 90 पे अपरिभाषित है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे अपरिभाषित रहेगा। तो आर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 घटा देंगे। ओके। और दूसरी और कौन सी चीज 90 पे अपरिभाषित हो रही है? सेक। सेक 90 भी कितना हो रहा है? अपरिभाषित। तो सेक 90 के लिए भी क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये तुमने जो इस तरह से लिखा है ना, n पाई प्लस पाई बाई 2, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान दो, क्या ये लिखा है? बताओ। अरे यही लिखा है, देखो इसका मल्टीप्लाई करना अंदर,
2n पाई/2 प्लस पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा n पाई प्लस, बहुत है। इस तरीके से लिख दिया इन्होंने। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑड। 2n+1 का मतलब क्या हुआ, ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, इस तरह से याद रखेंगे। क्लियर है? और जब n पाई आएगा तो n पाई को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। क्या बोलेंगे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो जो जो कॉसेक है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं है, राइट। और जो सेक और टेन है ये ऑड इंटीजर, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ, हाँ ऑड इंटीजर कह सकते हैं, एक ही बात है, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई/2। किस पे डिफाइन नहीं होगा, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई/2। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, लिख लो इसमें से जो रह गए थे। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन के तो बता दिए थे मैंने कल। हाँ, तो अब हम फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ेंगे। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं मैनी वन और वन वन। क्या होते हैं, मैनी वन एंड वन वन, इस तरह के रिलेशन आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ग्राफिकली समझ लेते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलते हैं उसे वन वन। कैसा बोलते हैं, वन वन। मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वन वन। और अगर उस पर कर्व आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो वो मैनी वन होगा। मतलब अगर हम कोई इस तरह की लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो कर्व को सिर्फ एक बार काटती है तो हम वन वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और अगर कोई लाइन एक से ज्यादा बार काट जाती है तो हम उसे मैनी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैनी वन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है ना। तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। if a line parallel to if a line parallel to x axis cuts the graph only once, the function is said to be वन वन। अदरवाइज मैनी वन। ठीक, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने खींची और वो तुम्हारे ग्राफ को दो बार काट गई, तो वो दो या ज्यादा बार काट गई तो वो वन वन नहीं होगा। वन वन कब होगा, जब वो केवल एक बार काटे, राइट। वन वन को हिंदी में बोलते हैं एकैकी। क्या बोलते हैं, एकैकी। सॉरी, मतलब ऐसे एक एक ही, मतलब इसे जोड़ के तो क्या लिखोगे फिर तुम, एक ही लिखोगे, एक एक है बस, ऐसे सब। ओके, अब बताना, ये y बराबर e की पावर x था, क्या था, तो ये कैसा होगा, वन वन होगा। लेकिन अगर हम बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से आता था। अगर मैं इस तरह की लाइन खींचूं, कितनी बार काटा इसने, दो बार काटा, तो ये कैसा हुआ, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है ना। तो कोई एक लाइन खींचते हैं हम, और वो लाइन अगर किसी फंक्शन को किस तरह से लाइन खींचोगे, लाइन कौन सी खींचोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल, हाँ। एक और टेस्ट होता है बेटा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वो चेक करता है कि कोई दिया गया रिलेशन फंक्शन है भी या नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे मान लो यही था,
अगर मैं इसे इस तरह से काट देता हूं, हेलो, हाँ भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है, वाई एक्सिस, बात समझो ध्यान से, हेलो, वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है, अगर वो इस कर्व को एक बार काट रही है तो वो फंक्शन है। क्या है? अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं है। वन वन और मैनी वन तो बाद की बात है, ये फंक्शन ही चेक करता है कि फंक्शन है या नहीं, दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फंक्शन कब होगा? जब वो एक बार काटेगा, और अगर उसने दो बार काट दिया तो फंक्शन ही नहीं है। राइट? जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन है, एक ही बार तो काटा, देखो ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, इसे कितनी बार काट रही है? यही तो ग्राफ था तुम्हारा, अरे ये y है, ये x है, ये तो एक्सेस है, तो इसे देखो कोई भी लाइन खींच लो तुम, क्या एक से ज्यादा बार काट सकती है? हाँ? अरे लाइन अलग अलग खींची है, काटा तो एक ही बार है, हर लाइन ने एक बार ही काटा है ना इसे। एक ही लाइन अगर दो बार काट जाएगी तो क्या बोलेंगे हम? फंक्शन नहीं है ये। ओके, जैसे हम एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात करी y इक्वल टू एक्स की, तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन है, बोलो। ऐसी कोई भी लाइन खींचो, क्या इसे एक से ज्यादा बार काट सकती है वो? तो ये फंक्शन हुआ, है ना? तो y एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचे, अगर वो फंक्शन को, अब अगर वो दिए गए ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट जाती है तो वो फंक्शन ही नहीं है। वो ग्राफ क्या नहीं है? फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन चेक करता है ये। चलो, जैसे मान लो हमने इसका एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये बात साबित हो। जैसे मान लो ये इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर की, किसकी है? अब बताओ, ऐसी लाइन खींचे, कितनी बार काटी इसने? तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सॉरी, x इक्वल टू कितना था? वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है ये फंक्शन? बिकॉज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स दिस ग्राफ ट्वाइस। ओके, तो लिख लो नीचे एक बात लिखो, इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस if a line parallel to y-axis cuts a given graph twice or more, cuts a given graph twice or more, twice or more, more, हाँ, दो या दो से ज्यादा, then the curve is not a function, then the curve is not a function। जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन और मैनी वन तो बाद की बात करेंगे ना फिर। ओके, हाँ, तो हमने चेक करना सीख लिया। जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो क्या करता है? चेक करता है कि दिया गया कर्व फंक्शन है या नहीं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो क्या करता है? वो चेक करता है कि दिया गया फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। ठीक है, वन वन है या मैनी वन है। अब देखो, वन वन और मैनी वन को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम एनसीईआरटी की भाषा बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले इसे लॉजिकली समझते हैं, फिर तुम्हें वो भाषा अपने आप समझ आने लग जाएगी। राइट? तो जैसे मान लो एक फंक्शन है यहाँ जिसमें है 1 2 3 4 5, ठीक, और एक फंक्शन ये है जिसमें है a b c d e f, ठीक। वन मैप है a से, 2 मैप है b से, 3 मैप है c से, 4 मैप है d से, और क्या बेटा 5 भी मैप है d से। क्या हुआ? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैपिंग इस तरह से, चलो एक बार एक स्टेप बैक जाते हैं, हमने जो पहले किया था उसे समझ लेते हैं।
यहां समझना, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, हेलो समझना इस बात को, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बता रहा है कि एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा। क्या होगा? एक एक्स के लिए सिर्फ एक वाई होगा, या हम कहें एक वाई के लिए सिर्फ एक एक्स होगा। ठीक है, यहां तुम ऐसे समझो, वाई को समझो कोई पापा है, कौन है, और एक्स जो है वो बच्चा है। ठीक, ध्यान देना इस बात पे, इस बात पे अगर ध्यान दे दिया तो तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा कि वन वन क्या होते हैं और मैनी वन क्या होते हैं। ठीक है, तो वन वन ये है कि एक बाप का सिर्फ एक बच्चा हो, अगर मतलब एक वाई के लिए अगर सिर्फ एक एक्स है, हम उसे क्या बोलेंगे? वन वन। जैसे इस वाले ग्राफ में समझते हैं, इस ग्राफ में जैसे कोई भी वाई है, ये वाई की वैल्यू ये है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्स होगा या एक से ज्यादा एक्स है? सिर्फ एक एक्स है। क्लियर है? लेकिन अगर हम ये वाला फंक्शन देखेंगे, इस वाले फंक्शन में गिवन वाई के लिए एक एक्स ये होगा और एक एक्स ये होगा, तो एक x1 और एक x2, राइट? तो इसमें ये जो है y, इनके दो बच्चे हैं, एक x1 और एक x2। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था। इस वाले में बताओ मुझे, एक पर्टिकुलर y के लिए, सॉरी एक पर्टिकुलर x के लिए y की दो वैल्यू हैं, बोलो y1 और y। तो ये देखो, ये यहीं से साबित हो रहा है भैया, ये x जो है ये कोई लड़का है, बच्चा है। अब इनके देखो, इनके एक पापा ये हैं और एक पापा ये हैं, क्या किसी बच्चे के दो पापा हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। समझो, थोड़ा हंसी की बात जरूर है, लेकिन अगर तुम इस एग्जाम्पल को लेके चलोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा, क्लियर रहेगा, ये हमेशा क्लियर रहेगा। ओके, तो एक बच्चे के दो बाप हो नहीं सकते, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, एक बच्चे का सिर्फ एक बाप है, एक बाप का सिर्फ एक बच्चा है, क्या बोला जाएगा? वन वन। और एक बाप के अगर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? मैनी वन। ठीक है, एक बच्चे के दो या तीन या चार बाप है तो फंक्शन ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इलीगल है ये। आया समझ? अभी क्लियर हुआ कि नहीं है? हाँ, ये एग्जांपल हमेशा याद रखना। तो एक पर्टिकुलर y के लिए सिर्फ एक x हो, एक पर्टिकुलर y के लिए सिर्फ एक x है, क्या बोला जाएगा? वन वन। एक y के लिए एक से ज्यादा x है, क्या बोला जाएगा? एक x के लिए अगर एक y है तो वैलिड है, और एक x के लिए दो या दो से ज्यादा y है, फंक्शन ही नहीं है, वो इनवैलिड है। अभी क्लियर है? लिख लो ये बातें, नोट करके लिखो। एक y के लिए सिर्फ एक x है, वन वन। एक y के लिए सिर्फ एक x है, वन वन। एक y के लिए एक से अधिक x है, एक y के लिए एक से अधिक x है, क्या बोला जाएगा बेटा इसे? मैनी वन। तीसरी बात लिखेंगे, एक x के लिए एक से अधिक y हो ही नहीं सकते, है ना? एक x के लिए एक से अधिक y हो नहीं सकते, और अगर है तो वो फलन नहीं है, और अगर है तो वह फलन नहीं है। मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा ये, है ना? चलो आगे बढ़े। देखो, अब देखो ये वाली बात, और नहीं ये वाली, देखो एक y के दो x है, क्या हो सकते हैं? बताओ, हो सकते हैं ना? एक y के एक बाप के दो बच्चे हो सकते हैं ना, राइट? क्लियर है? तो ये फंक्शन है या नहीं, पहले तो ये बताओ, है।
ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन। कैसा बोला जाएगा? अगर कोई एक वाई, कोई एक पर्टिकुलर वाई मिल जाए जिसके लिए दो एक्स पॉसिबल हो, ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है? वाई, और ये मेजर मैप्ड किससे है? एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वाई। क्या बोला जाएगा? या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब इसमें ए इनपुट दोगे तो मैं आउटपुट क्या मिलेगा? वाई। ये फंक्शन एक मशीन है, एक मशीन की तरह है जिसमें हम एक इनपुट देते हैं एक्स और हमें आउटपुट मिलता है वाई। क्लियर है? और एक पर्टिकुलर वाई के लिए देखो, यहां से यहां तक मैप था, ये मैप था, यहां तक लग रहा था ये 1 1 होगा। कैसा लग रहा था? लेकिन अभी क्या लग रहा है तुम्हें? मैनी वन। ठीक है? क्लियर है? अच्छा ये बताओ इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? रेंज, हाँ? अरे भैया रेंज का मतलब होता है सिर्फ मैप्ड वाले एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? मैप्ड, जो नपे हैं, जो जिनके लिए कोई ना कोई एक्स है, ठीक है, जिनका कोई ना कोई बच्चा है, उन्हें क्या, वो सब, उन सब का सेट क्या बोला जाएगा? रेंज। रेंज में क्या आएगा? ए बी सी डी, ये रेंज है। इसकी कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन में ये सब शामिल होंगे, ये फालतू लोग भी जिनके कोई बच्चे नहीं है। ये बच्चे ही तो हैं इधर वाले एक्स, है ना? ऐसे तो समझ रहे हैं हम लोग, है ना? तो कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन होगी ए बी सी डी ई एफ। ये पूरा सेट क्या बोला जाता है? कोडोमेन का सेट। क्या बोला जाता है? और जो एलिमेंट मैप्ड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डोमेन। सॉरी, डोमेन नहीं, रेंज। डोमेन तो ये होता है, ये वाला पूरा सेट क्या होता है? डोमेन। ओके? इस वाले में जो मैप्ड हैं वो रेंज है, और बाकी के पूरे सब मैप्ड और अनमैप्ड सभी कोडोमेन। कोडोमेन को हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत, रेंज को बोलते हैं परिसर, डोमेन को बोलते हैं प्रांत। तो ये प्रांत है, ये चार एलिमेंट का सेट परिसर होगा, और ये सभी एलिमेंट का जो सेट होगा सह प्रांत होगा, कोडोमेन होगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये किसका एग्जाम्पल था फिर? किसका था? क्या यार, क्या देख रहे हो? हाँ, मैनी वन। अच्छा ये एग्जाम्पल किसका होगा? क्या इस तरह से मैपिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? 1 1। ठीक है? इसमें एक किससे मैप है? ई से, ये ई है, ठीक। और बी किससे मैप है? ए से। और सी किससे मैप है? आई से। तो ये कैसा हुआ? 1 1। ठीक है? क्या ये मैनी वन हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही है, मतलब एक वाई का सिर्फ एक एक्स। और जब जब ऐसा होगा एक वाई का एक एक्स, तो क्या बोला जाएगा इसे? 1 1। अब एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं। दो चीजें और हमें पढ़ाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं ऑन टू एंड इन टू। क्या बोलते हैं? ऑन टू उसे बोला जाता है जब रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। क्या? लिख लो, जब रेंज और कोडोमेन बराबर होती है तो फलन को ऑन टू कहते हैं। कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर होती हैं तो फलन ऑन टू होता है, अन्यथा इनटू। ऑन टू को आच्छादक बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं? आच्छादक, अन्यथा इनटू। तो बताओ ये वाला फलन कैसा होगा? इसकी रेंज क्या है? ए बी सी डी, बस इतनी ही है। और कोडोमेन क्या है? क्या रेंज कोडोमेन बराबर है? नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? इनटू। ये वाला कैसा होगा? ऑन टू कैसे होगा? क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर है। रेंज में भी क्या आएगा? ए ई आई, और कोडोमेन में भी क्या आएगा? ए ई आई। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं हम इसे? ऑन टू। क्या बोलते हैं? अदरवाइज इनटू।
क्लियर है? समझ आ रहा है? और सुनो एक और बात, मजे की बात, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, कैसा है, और ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। कैसा होता है? इन्वर्टिबल, मतलब उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, इन्वर्ट किया जा सकता है उसे। ठीक है? इसका एक नाम होता है पर्टिकुलर, बाइजेक्टिव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है? इसका एक नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जब मैं देख लेता हूं। क्या क्या बताया था? चलो इनके जो और नाम है ना, नॉमेनक्लेचर इनका जो है वो हम बाद में समझ लेंगे। फिलहाल इतनी बातें क्लियर है? कौन सा फंक्शन कौन सा होगा ये बात समझ में आ रही है? हम देखो, हम ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं, है ना, और इस तरह से मैपिंग दी होगी हम तब भी चेक कर सकते हैं, राइट? तो अब हम आते हैं सवालों पे। सवाल में हमें वो लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी, हमें वो भी चीजें मिल जाएंगी जो मैं अभी बताना चाह रहा था तुम्हें। चलो, मुझे लगता है मैंने डाउनलोड करी थी फाइल, क्या नाम से थी? KEMH02। कौन सा नशा करते हैं सर, बोल देते हो? ये तो सेट है, तो वो डाउनलोड ही नहीं हुई क्या? नहीं हुई थी वो डाउनलोड, पता है? 1 मिनट बात नहीं करो। कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, जहां से फंक्शन शुरू होता है वहां से हम चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, राइट? क्या ये एक्सरसाइज बन गई थी तुमसे? हाँ? अच्छा, इसमें ये है, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है क्या तुम्हारे में? ये तो हटा है ना? हाँ? अच्छा, ये 12th में था, ये 12th का है ये? क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। हाँ, बिल्कुल सही बात लिखी है इन्होंने। हाँ सुनो, कर लो चालू। हाँ, तो सुनो, ये सॉल्व कर लोगे क्या? इसमें कुछ नहीं है। x प्लस 1 इक्वल टू कितना करना है तुम्हें? 3, और y माइनस 2 इक्वल टू कितना करना है? 5। क्योंकि ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? सेट और ऑर्डर्ड पेयर में फर्क होता है। सेट और ऑर्डर्ड पेयर में क्या फर्क होता है? सेट में ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर फर्क नहीं करता है, कोई भी एलिमेंट तुम कहीं भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का फर्क पड़ता है, जो पहले है उसे पहले से कंपेयर करोगे, जो बाद में है उससे बाद वाले से कंपेयर करोगे। क्लियर है? हाँ, तो इसमें देखो x प्लस 1 इक्वल टू कितना करना है तुम्हें? 3, y माइनस 2 इक्वल टू 1 करना है। बिल्कुल आसान बच्चों वाली बात है। अगले पे आए, p इक्वल टू ABC दिया और q इक्वल टू r दिया। फॉर्म द सेट p क्रॉस q
एंड क्यू क्रॉस पी। कर पाओगे क्या? ए कॉमा आर, बी कॉमा आर, सी कॉमा आर, ये क्या हो जाएगा? पी क्रॉस क्यू। और क्यू क्रॉस पी करना होगा तुम्हें तो आर कॉमा ए, आर कॉमा बी और आर कॉमा सी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है बराबर? ये दोनों बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ए कॉमा आर है और ये आर कॉमा ए। ए कॉमा आर कॉमा ए से अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इनमें ऑर्डर मैटर करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ो। थर्ड एग्जांपल, ए है, ये बी है और ये सी है। तुम्हें क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी। बताओ कितना आएगा पहले तो? 4। अब 4 के साथ ए का तुम्हें क्या निकालना है? ऑर्डर पेयर। निकाल पाओगे? क्या आएगा? 1,4, 2,4 एंड, तो इसी तरह से ये तुम कर लोगे। बाकी के ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, हो जाएगा। चलो और कोई पूछना हो तो पूछ लो अभी। अगला देखो, सॉरी, P इक्वल टू 1,2 है। फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। कर पाओगे? हाँ, ये थोड़ा सा टीडीएस होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। पहले क्या करो? P क्रॉस P निकाल लो, है ना? फिर P क्रॉस P निकालने के बाद फिर उसे 1 के साथ क्रॉस कर दो। कर दूं क्या? हाँ बताओ। चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैं निकाल रहा हूँ अभी P क्रॉस P। क्या निकाल रहा हूँ? P क्रॉस P। तो P कितना है? 1,2 और दो बार P लिख दिया मैंने, तो 1,1, 1,2, फिर 2,1, 2,2। ये हो गया तुम्हारा P क्रॉस P। क्या हो गया? अब इसे भी किसके साथ क्रॉस कर दो तुम? P के साथ। और P कितना है? 1,2। तो अब बात नहीं करो, इसके साथ एक बार ये और एक बार ये, तो क्या लिखोगे तुम? 1,1,1। फिर क्या लिखोगे? 1,1,2। अब देखो 1 हो गया सबके साथ। अरे ये वाला 1,1 हो गया ना सबके साथ। इस बार अब ये वाला लो, ये वाला लोगे तो क्या होगा? 1,2,1। फिर क्या होगा? 1,2,2। फिर अब ये वाला लेना है। ये वाला लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 2,1,1। फिर 2,1,2। फिर लोगे कौन सा? तीसरा और फिर चौथा। तो इस तरह से तुम्हें सब मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा पैटर्न। ये डाउट है कोई अभी? हटा दें इसे, घर पे करते रहना। बाकी अगर कंफ्यूजन है तो तुम्हारे सामने आंसर्स हैं। हाँ, अगला है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? R क्रॉस R क्या होगा? which represent the coordinate of all the points in two-dimensional space, and R cross R represents all the points in three-dimensional space. देखो R क्रॉस R क्या बताएगा तुम्हें? 2D स्पेस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? और R क्रॉस R क्या बताएगा? सभी एलिमेंट 3D स्पेस के। ठीक है। R क्या होता है? एक लाइन होती है रियल नंबर की। क्या होती है ना? और R क्रॉस R क्या होगा? एक 2D स्पेस के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ये। और R क्रॉस R क्या बताएगा? 3D स्पेस के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो आंसर इसमें से देख के लिख लेना। एक्सरसाइज पे आ जाए। जैसे ये है, इससे वापस उल्टा निकाल सकते हो क्या? A क्रॉस B तुम्हें दिया है, A और B पूछा है। इस बार उल्टा दिया, A क्रॉस B दिया है और क्या पूछा है हमसे? A और B पूछा है। तो देखो तुम, ये देखो ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है? ये पहले वाले एलिमेंट देखो P P M M। ठीक है, तो A में क्या होगा? P और M। दूसरा एलिमेंट देखो, दूसरा क्या है? Q R। मतलब दूसरे में क्या हो सकते हैं? Q और R। एक एक बार ही लिखने हैं। समझ आए?
ऐसे निकाल लेंगे। अब एक्सरसाइज है, ये वाला सवाल बिल्कुल आसान है बच्चों वाला। अगला, if the set A has 3 element and set B has these element, then find the number of elements in A cross B। तो A cross B में कितने होंगे बेटा? 9। कितने होंगे? अरे भाई इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 कितने होंगे? 9। 9 एलिमेंट्स आर देयर। अगला पढ़ो, इफ G इक्वल टू दिस एंड H इक्वल टू दिस, फाइंड G क्रॉस H। बच्चों वाला है, हो जाएगा? ओके तो ये वाली एक्सरसाइज तुम पूरी लगा के आओ, ठीक? कल हम इस पे बात करते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? रिलेशन की। अब रिलेशन में देखो, जैसे ये है, ए का रिलेशन किसके साथ है? अली के साथ। बी का किससे है? भानु से और बिनोय से। और सी का किससे है? चंद्रा से और दिव्या से। सॉरी, चंद्रा से। दिव्या है, दिव्या के लिए कोई है ही नहीं यहाँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये कैसा फंक्शन है? कैसा रिलेशन है ये? नहीं, पहले तो ये रिलेशन है, फंक्शन है नहीं। फंक्शन क्यों नहीं है बताओ? फंक्शन क्यों नहीं है ये? एक x के 2 y नहीं हो सकते, एक y के 2 x हो सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, है ना? हालांकि हम थोड़ा आगे जान चुके हैं, अभी रिलेशन से तो एक स्टेप आगे जा चुके हैं। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन होते हैं मैं बता चुका हूं तुम्हें कौन होते हैं। क्लियर है? मतलब सीधी सी बात है, ये अल्फाबेटिकली इन नाम को अरेंज किया है। ए से कौन होगा? अली होगा। बी से कौन होंगे? भानु होंगे, बिनोय होंगे। सी से कौन होगा? चंद्रा होंगे, है ना? और इसमें डी प्रेजेंट नहीं है, तो डी होता तो दिव्या भी हो जाती है ना? तो ये क्या है? रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है? मैपिंग होती है यहां से यहां तक। रिलेशन में भी क्या होता है? मैपिंग होती है, ठीक? ए देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनोय एंड सी कॉमा दिव्या। ऐसे तो लिखेंगे। क्या हुआ? अरे नहीं, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट अगर इनका निकालोगे तो वो सब आएंगे। ये सही है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम निकालोगे, पी क्रॉस क्यू करोगे तो वो सब आएंगे। ए अली, बी भानु, बी ए बिनोय। ए का पहले इन 5 के साथ, फिर बी का इन 5 के साथ, और फिर सी का 5 के साथ, तो 15 आएंगे उसमें। 5 या 15 होंगे ना? लेकिन अब इनमें से एक रिलेशन तुम्हें एस्टैब्लिश करना है। पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट से तुम्हें एक रिलेशन बनाना है। उस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे? ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनोय एंड सी कॉमा चंद्रा। बस इतने एलिमेंट होंगे, ठीक है? तो जो रिलेशन होगा वो एक सबसेट होगा पी क्रॉस क्यू का। किसका? पी क्रॉस क्यू का। पी क्रॉस क्यू पहले निकाल लिया हमने। इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें छाट के निकाल लेनी थी और हमने उन्हें निकाला। उसे क्या बोलेंगे हम? रिलेशन, ठीक है? तो रिलेशन डिफाइन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। देखो ये रिलेशन है, आर बराबर क्या होगा? ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनोय और सी कॉमा चंद्रा। क्लियर है? A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। मैंने अभी बोला A cross B हमने कितने निकाले थे? 15। 15 में से कुछ निकाल लिए उसमें से, और वो क्या हो गए? वो एक रिलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है? बस यही बात है। क्लियर है? तो जो पहला वाला सेट था वो ए नाम है उसका, और जो दूसरा वाला सेट था वो कौन है? बी। ए कॉमा बी, ए बी सी कौन सा है? सेट ए। वो कौन सा था? उसमें कौन कौन थे? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। ये वाला सेट कौन सा हो गया? बी, ठीक? तो एक की मैपिंग कर रहे हैं हम दूसरे से। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? अब देखो ये डेफिनेशन पढ़ना, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। पहला वाला सेट खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला सेट भी खाली नहीं होना चाहिए। फिर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो सुनो सुनो,
The set of all first elements of the ordered pair in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R. तो मतलब जो पहला वाला है वो क्या है? डोमेन. क्या है? डोमेन. और फिर बाद में पढ़ना the set of all second element in a relation R from a set A to a set B is called the range of the relation R. The whole set B is called codomain. जो मैप्ड होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? रेंज. और जो मैप्ड और अनमैप्ड सब होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? कोडोमेन. पढ़ाया हुआ है ये तो. इधर वाला जो पहला वाला सेट होगा उसे क्या बोलते हैं? डोमेन का सेट. दूसरे वाले सेट में जो मैप्ड होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? रेंज. जो मैप्ड और अनमैप्ड सब होंगे उसे कोडोमेन बोला जाएगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. क्या ये रिलेशन तुम डिफाइन कर सकते हो? हाँ, y इक्वल टू कितना है? x प्लस 1. y इक्वल टू कितना है? x प्लस 1. तो तुम एक काम करो, रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? a टू a डिफाइन है. ठीक. तो x की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा तुम्हें? 2. तो तुम्हें पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा 1,2. बोलो. फिर तुम x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा तुम्हें? 3. तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? 2,3. ओके. फिर तीसरी वैल्यू तुम x की वैल्यू कितनी रखोगे? 3. तो y कितना मिल जाएगा तुम्हें बेटा? 4. तो 3,4. क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा रिलेशन क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? यस. अब इसमें पूछा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम. एक एरो डायग्राम बनाओ इसका और ये रिलेशन बताना है तुम्हें. तो बना सकते हो ना तुम तो. अरे एक ये बना दो, एक ये बना दो और एक ये बना दो. इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6. इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं इसमें. बोलो. अब देखो 1 को किससे मैप करोगे तुम? 2 से. 2 को किससे मैप करोगे? 3 को किससे करोगे? 6 मैप हो पाएगा क्या? हो ही नहीं पाएगा. बोलो. जब तुम इसमें 6 रखोगे तो ये कितना आएगा? y की वैल्यू कितनी आएगी? 7. बताओ. तो a की मैपिंग a के साथ ही कर रहे हो. ये भी a है और ये भी a है. तो 7 तो है ही नहीं ना इसमें. 7 अगर है नहीं तो 6 कैसा रहेगा? अनमैप्ड. कैसा रहेगा? अनमैप्ड. बात समझ आई कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ. तो एरो डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा. मैं ये हटा देता हूं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो ये एरो डायग्राम बना है इनका. सेम बना है. एग्जाम्पल 8 shows a relation between sets P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. What is its domain and range? बेटा इसकी डोमेन क्या होगी? 9 4 25. बोलो. रेंज क्या होगी? रेंज 5 3 2 -2 -3 -5. एक को छोड़ दो, बाकी सब किसमें आएंगे? रेंज में. कोडोमेन में क्या आएगा? कोडोमेन में ये सब आएंगे. मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात, है ना? सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पिछले वाले चैप्टर से है. तुम चाहो तो लिख लेना, नहीं चाहो तुम्हारी मर्जी, है ना? अगर नहीं आए तो कल पूछ लेना मुझसे. आगे बढ़े. बोलो. आगे बढ़े. रोस्टर फॉर्म में लिखना तो बड़ा आसान है. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में भले ही थोड़ी दिक्कत हो जाए. वैसे तुम कर क्या होगे? ये कल मैं पूछूंगा ये सवाल. ठीक है. आगे बढ़े. एग्जाम्पल 9. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस. टाइम ओवर हो रहा है क्या? तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक. अब देखो इसका ए क्रॉस बी जब तुम करोगे तो कितना आएगा? 4 आएंगे. कितने 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 आएंगे उसमें एलिमेंट? 4. तो 2 की घात 4 लगा दो, कितने हो गए? तो 16 रिलेशन पॉसिबल है इसमें. ओके. कितने रिलेशन पॉसिबल है?
पहले क्या करना है तुम्हें, नंबर ऑफ रिलेशन जब भी पूछा जाए एक सेट का दूसरे सेट से, तो पहले सेट में एलिमेंट मान लो 3 है, दूसरे सेट में एलिमेंट है 4, ठीक, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, 12, ठीक, तो इनमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, 2 की घात 12, कितने हो सकते हैं, हाँ। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। मेरे ख्याल से काम काफी हो गया तुम्हारे लिए, राइट, तो तुम्हें एक्सरसाइज 1 लगानी है और उसके बाद के सारे एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू करने हैं, राइट, और अगर समय मिल जाए, मिल ही जाएगा, थोड़ा सा तो काम है, तो एक्सरसाइज 2 भी लगा सकते हो तुम, है ना, और ज्यादा हिम्मत है तुम में, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तो 2.2 के बाद जो एग्जांपल्स दिए होंगे वो भी लगा सकते हो, है ना, अभी भी कम है तो बताओ, हाँ काफी है, चलो ठीक है, ओके।